बैंकिंग एसोसिएशन ने आरबीआई से अप्रूवल मांगा है बैड बैंक के लिए। तो आज हम बैड बैंक क्या होता है और कैसे वो आपको इफ़ेक्ट करेगा उसके बारे में हम देखेंगे। सो बेसिकली बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैड लोन्स को बाय करता है। तो क्या होते हैं ये बैड लोन? बैड लोन एक्चुअली एनपीए होते हैं जो दूसरे बैंक्स के अकाउंट्स में रहती है। सो इससे उनके बैलेंस शीट पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने एनपीए को बैड बैंक को सेल कर देते हैं। एक्चुअल में बैड बैंक एक क्राइसिस की सिचुएशन पे ही फॉर्म होता है और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2008 में भी यूबीएस का एक बैड बैंक एक फॉर्म हुआ था। जो ये बैंक लोन देता है लोगों को, तो कुछ लोग तो उन्हें पैसे वापस कर देते हैं और कुछ लोग उन्हें पैसे वापस नहीं करते। तो बैंक इसको क्लासिफाई करता है 4 कैटेगरी में। एक होता है एसएमए, जिसमें अगर उन्होंने 1 दिन से 30 दिन तक अगर उन्होंने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को वापस नहीं लौटाया तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है एसएमए 1, जिसमें 31 डे से 60 डेज़ के अंदर अगर किसी ने भी अपना प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट लौटाया नहीं है तो इस कैटेगरी में आएँगे। थर्ड है एसएमए 2, जिसके अंदर जो लोग अराउंड 61 से 90 डेज़ तक अगर पैसे नहीं लौटाएँगे तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है एनपीए, जो भी लोन 90 डेज़ से बैंक्स में वापस नहीं आते उसको हम एनपीए क्लासिफाई करते हैं। किसी भी बैंक के बुक्स में 4 टाइप के एनपीए क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है सबस्टैंडर्ड, तीसरा है डाउटफुल और चौथा है लॉस असेट। सो जो अब स्टैंडर्ड असेट होते हैं, उसमें अगर आपके पास वो जो बुक होती है बैंक बैंक की, अगर 12 मंथ तक अगर वो एनपीए क्लासिफाई होता है तो उसको स्टैंडर्ड असेट बोलते हैं। सब स्टैंडर्ड में 18 मंथ से कम अगर बुक्स में एनपीए वो अकाउंट रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। डाउटफुल अगर 18 मंथ से ज़्यादा होता है और जब कभी ऑडिटर या फिर बैंक खुद ही सोच लेती है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा तो उसे लॉस असेट क्लासिफाई करते हैं। बैंक इस लॉस असेट को राइट ऑफ करती है। बैड बैंक करके कोई एक्चुअल में कोई बैंक नहीं होता, क्योंकि ये इन्हें कोई भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। ये एक्चुअल में एक एआरसी होती है। एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। तो ये जो एआरसी होती है ना, ये क्या करती है, जो भी बैड लोन्स होते हैं, एनपीए होते हैं, उनको पूरे इकट्ठा करेगी, सारे बैंक से खरीदेगी और इसको एक पूल असेट बना के उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों को बेचेगी। ज़्यादातर ये इनके जो असेट होते हैं, इनको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के जो बायर्स रहते हैं, वो बाय करते हैं। कुछ पीई फर्म्स भी इनको बाय करते हैं। इंडिया में इस समय अराउंड 27 एआरसी आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है। जो बैड बैंक जो बनने वाला है, इसमें 3 टाइप की एआरसी फॉर्म हो सकती है। पहला है पीएआरए, पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटाइजेशन एजेंसी, एनएएमसी, नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड एक और है पीएएमसी, जो है पब्लिक सेक्टर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो ये पीएएमसी और एनएएमसी है, वो आरबीआई के एक डेप्यूटी गवर्नर थे, विरल आचार्य, उनने फॉर्म करने के लिए सजेस्ट किया था। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है बैड बैंक फॉर्म करने का, वो है टीबीएस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टीबीएस इज ट्विन्स बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो जो बैंक ने जो लोन दिया था और जो एनपीए कन्वर्ट हो गया है, उसका मेन इफेक्ट बैंक के बैलेंस शीट पे तो होता ही है और जो कंपनी लोन लेती है उनके बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट होता है। उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम हो जाती है और बैंक के जो एनपीए होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि पीएमसी एक प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, तो वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेगी। तो इसके अंदर हम वो एसेट रख सकते हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। जैसे टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्री के एनपीए हम इसमें डाल सकते हैं। सेकंड होगा हमारा एनएएमसी, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ओन होगा। तो इसके अंदर हम थोड़े रिस्की एसेट डाल सकते हैं। और जो पीएआरए है, वो पूरा ही गवर्नमेंट ओन होगा। तो इसके अंदर हम वो स्ट्रेस एसेट जो बहुत ज़्यादा एनपीए क्रिएट कर रहे हैं, वो हम डाल सकते हैं। इंडिया ही सबसे पहली कंट्री है क्या जो बैड बैंक बना रही है? ऐसा नहीं है। स्पेन में एसएआरईबी करके एक बैड बैंक बना था। आयरलैंड में एनएएमए करके एक बैड बैंक बना था। ये जो दोनों बैंक बने थे, इनका जो रियल एस्टेट में जो क्राइसिस हुई थी उसकी वजह से ये बैड बैंक बने थे। जो एक और 2008 में यूबीएस के लिए भी एक बैड बैंक बना था।
बैंक बनाने के कुछ बेनिफिट्स और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम बेनिफिट्स देखें तो बैंक का मेन काम होता है कि वो बोरोइंग और लेंडिंग करे। तो जब वो अगर बैड बैंक बना दिया है तो वो अपना पूरा फोकस बोरोइंग और लेंडिंग में दे सकते हैं और उन्हें रिकवरी में ज़्यादा फोकस नहीं देना होगा। बैड बैंक की वजह से उनकी जो बैलेंस शीट होती है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम है सेटअप करने का। इसके सेटअप के लिए हमें बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मॉरल हैज़ार्ड का प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है क्योंकि बैंक को पता है अगर कोई असेट एनपीए क्लासिफाई हो जाए तो वो उसे बैड बैंक को सेल कर सकती है, तो बहुत सारे रिस्की असेट में अपने पैसे डालेगी। इसकी प्राइसिंग भी बहुत टीडियस होती है। सेल करती है तो उनके पीएनएल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका एक और प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पे इफ़ेक्ट करता है। इसको मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ एक हाउस है 200 रुपीज़ का और वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो नॉर्मल बैंक होती है वो बैड बैंक को ये एसेट बेचेगी। तो जो बैड बैंक है वो इसके पूरे पैसे नहीं देगा, वो अराउंड 100 रुपीज़ देगा। बट ये जो बैड बैंक है वो रिकवरी में एक्सपर्ट होती है, वो इसके अराउंड 150 रुपीज़ रिकवर कर लेगा। बट जो नए इन्वेस्टर्स होंगे जो जिन्हें प्रॉपर्टी और हाउस में इन्वेस्ट करना होगा, वो अब चाहेंगे कि उन्हें सारे एसेट 150 रुपीज़ में मिले, जिसकी वजह से जो पहले के 200 रुपये का हाउस था अब उसकी करंट मार्केट प्राइस 150 रुपीज़ हो गई है। करंट बैंकिंग सिचुएशन, क्योंकि आरबीआई ने 2019-20 का डेटा अभी तक पब्लिश नहीं किया है, तो हमारे पास 2018-19 का डेटा अवेलेबल है और इसमें अगर हम देखें तो डिपॉजिट इंक्रीज़ हुआ है। बट 2019-20 में दो मेजर क्राइसिस हुए थे, यस बैंक का और पीएमसी बैंक का, जिसकी वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ है। अगर हम क्वार्टर 3 में इंडसइंड बैंक के डिपॉजिट देखेंगे तो वो कम हुए हैं और मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक के साथ उस समय यही हो रहा था। बट क्वार्टर 4 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थोड़ा बड़ा है। 2018-19 में ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बहुत सारे बैंकों का कम हुआ था और ग्रॉस एनपीए अराउंड 8 लाख करोड़ था। अगर हम करंट सिचुएशन देखेंगे तो कोविड-19 की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा है। बिजनेस जो इफ़ेक्ट हुए हैं इनकी वजह से नए एनपीए आएंगे। आरबीआई ने मॉनिटोरियम पीरियड दिया है, इस वजह से एनपीए इस समय क्लासिफाई नहीं होंगे। मगर इस समय क्योंकि बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं और वो अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे, तो ये सारे इंटरेस्ट पाइल अप होगा और आगे जाके ये एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो एनपीए कम हुए हैं इसका एक मेन रीज़न था कि बैंक ने बहुत सारे प्रोविजनिंग करके रखी थी और अगर आप इस ईयर भी देख रहे हो तो बहुत सारे बैंक प्रोविजनिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस था, अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रख रहे हो या फिर आप कुछ नए एफडी बनाने के सोच रहे हो तो आपको उस बैंक में एफडी रखनी चाहिए और सेविंग अकाउंट में पैसे रखने चाहिए जो थोड़ा सेफ़ हो। हाँ, आरबीआई कोई भी बैंक को डिफ़ॉल्ट होने नहीं देगी, फिर भी हमें उस बैंक में पैसे रखने चाहिए जो थोड़ा सेफ़ हो। और अगर आप किसी बैंक के शेयर में इन्वेस्टेड हो तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा इस समय। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।